जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 6 ऊर्जा के स्रोत इसके आज हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो ऊर्जा का अच्छा स्रोत हम लोग उसको कहेंगे जो प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान कार्य की विशाल मात्रा दे, और दूसरा जो सुलभ हो, जिसका भंडारण और परिवहन आसानी से किया जा सकता हो, और जो सस्ता हो, उसे हम लोग ऊर्जा का अच्छा स्रोत कहेंगे। तो आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अच्छा ईंधन क्या है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे अच्छा ईंधन कि जो उसको कहेंगे जो जलने पर अधिक ऊष्मा निर्मुक्त करे, यानी कि ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न नहीं करे, जो आसानी से उपलब्ध हो, जो अधिक धुआं उत्पन्न न करे, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, और जिसके जलने पर विषैले उत्पाद ये पैदा ना हो, यानी कि विषैले पदार्थ उत्पन्न ना हो, उसे हम लोग अच्छा ईंधन कहेंगे। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखें। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधों और पशुओं के अवशेषों द्वारा निर्मित पदार्थों को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे में पेट्रोलियम, डीजल, कोयला इत्यादि। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत भोजन को गर्म करने के काम में लाया जाएगा और क्यों। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे एलपीजी गैस का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि इसका ज्वलनांक अधिक है तथा दहन संतुलन दरमय होता है, और दहन के पश्चात विषैले पदार्थ उत्पन्न नहीं करता है। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन की खामियां क्या है, यानी कि जीवाश्म ईंधन की हानियां क्या है, ये हमें बताना है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि जीवाश्म ईंधन की निम्नलिखित खामियां, यानी कि निम्नलिखित हानियां हैं। पहला हानि लिखेंगे कि इन्हें जलाने से कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड निर्मुक्त होते हैं, यानी कि उत्पन्न होते हैं। इनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। दूसरा हो जाएगा कि इनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये अम्ल वर्षा के प्रमुख कारण है, जिससे जल तथा मिट्टी जैसे संसाधन दुष्प्रभावित होते हैं। और तीसरा हानि हो जाएगा कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, अतः इनके उत्पादन में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि क्यों हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा यूरेनियम जैसे ईंधनों के भंडार बहुत ही सीमित हैं। यदि इसी दर से उनका उपयोग होता रहा तो वे शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग ऊर्जा संकट से बचने के लिए वैकल्पिक स्रोतों को खोजते हैं। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पवन और जल से प्राप्त ऊर्जा के परंपरागत उपयोग में किस प्रकार का सुधार हमारी सुविधा के लिए किया गया है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे पहले हम लोग पवन के द्वारा। तो पवन चक्की द्वारा पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग कर विद्युत जनित चलाकर इसे विद्युत ऊर्जा में बदलकर विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जा रहा है।
और दूसरा लिखेंगे जल का, तो जल का उपयोग बांध बनाकर इस ऊर्जा को जल विद्युत ऊर्जा में बदलकर विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। आप लोग लिख लेंगे इसका आंसर। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन करने के 2 लाभ और 2 हानियां बताएं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका पहले हम लोग लाभ लिखेंगे कि जल विद्युत ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। और दूसरा लाभ लिखेंगे कि जल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने पर पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। और हानि में लिखेंगे पहला कि इससे पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। और दूसरा लिखेंगे कि बहुत से पौधे, मकान एवं जीव जंतु बांध बनाने के कारण डूब जाते हैं। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा जो महासागर से प्राप्त की जाती है इसकी सीमाएं क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि महासागरीय तापीय ऊर्जा की प्राप्ति के लिए संयंत्र OTEC तभी कार्य करता है, यानी कि महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए OTEC संयंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो, इस प्रकार विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। यह प्रणाली बहुत महंगी है। आप लोग देखकर इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भू ऊष्मीय ऊर्जा क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि पृथ्वी के भूगर्भ से निकले गर्म भाप एवं पानी का जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे भू ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा के क्या लाभ क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ लिखेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। दूसरा लाभ लिखेंगे कि इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और तीसरा लिखेंगे कि कम खर्चा में अत्यधिक ऊर्जा उपलब्ध होता है। और चौथा लाभ लिखेंगे कि इसमें अवशिष्ट पदार्थों का पुनः इस्तेमाल संभव है। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि क्या ऊर्जा का कोई स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों या क्यों नहीं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि किसी भी प्रकार के ऊर्जा स्रोत के उपयोग से किसी न किसी रूप में वातावरण असंतुलित होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है, केवल प्रदूषण की मात्रा घटते बढ़ते रहते हैं। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के 2 ऐसे स्रोतों के नाम लिखें जिन्हें आप नवीकरणीय होना सोचते हैं। अपने चुनाव के लिए कारण लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत मानते हैं, क्योंकि इनसे प्राप्त ऊर्जा को एक बार उपयोग में लाने के पश्चात इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। ये ऊर्जा के स्रोत असीमित मात्रा में उपलब्ध है, अर्थात ये कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा स्रोत है। इसीलिए इन ऊर्जा स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मानते हैं। आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि
यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है जो करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के काफी नीचे दबे हुए पौधों और पशुओं इत्यादि के अवशेषों द्वारा निर्मित होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इत्यादि आप लोग लिख लेंगे, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर पैनलों के उपयोग में कौन कौन सी रुकावटें आती है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि सौर पैनलों के घरेलू उपयोग में निम्नलिखित रुकावटें आती है। पहला लिखेंगे कि इसका उपयोग करने के लिए अत्यधिक लागत की आवश्यकता होती है। दूसरा लिखेंगे इसका कि इसका उपयोग करने के लिए अत्यधिक जगह की आवश्यकता होती है, यानी कि फैलाव होना चाहिए। और तीसरा रुकावट लिखेंगे कि बरसात या ठंड वाले मौसम में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। और चौथा लिखेंगे कि इसका उपयोग रात के समय नहीं किया जा सकता है, यानी नहीं किया जाता है, आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पवन चक्की के कार्य करने का क्या सिद्धांत है। इससे उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि इसमें पवन ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। विशेष आकार प्रकार के ब्लेडों के कारण पवन के टकराने पर इसके विभिन्न क्षेत्रों में दावांतरण उत्पन्न होता है, जिससे एक घूर्णी प्रभाव उत्पन्न होती है जो ब्लेडों को घुमा देता है। इसका उपयोग विद्युत जनित्र के आर्मेचर को घुमाने के लिए किया जाता है। पवन की न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के दो ऐसे स्रोतों के नाम लिखें जिन्हें आप समाप्त होने वाले समझते हैं। अपने चुनाव के लिए कारण लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि कोयला तथा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि इनकी मात्रा सीमित है। इनका एक बार उपयोग हो जाने के बाद यह समाप्त हो जाएंगे तथा इनके निर्माण में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, जिसके कारण इसका जल्द निर्माण होना असंभव है। इसीलिए इन्हें समाप्त होने वाला ऊर्जा स्रोत समझते हैं। तो अब आप लोग लिख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सौर कुकर के उपयोग के लाभ और हानि क्या है। क्या ऐसे स्थान है जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता होगी। तो इसका यहाँ पे आंसर नहीं होगा। और इसके लाभ और हानि के बारे में देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि सौर कुकर के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, सौर कुकर सस्ता होता है। दूसरा, यह धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं। और तीसरा लाभ हो जाएगा कि अनेक बर्तनों में विभिन्न खाद्य पदार्थों को कुकर के भीतर रखा जा सकता है और इसीलिए वे एक साथ पकाए जा सकते हैं। और चौथा लाभ लिखेंगे कि सौर कुकर ईंधन जैसे जलावन, लकड़ी, एलपीजी गैस आदि की खपत कम करते हैं, यानी कि ये नहीं के बराबर करते हैं। तो इसके लाभ देखें हम लोग। अब इसके हानि की देखते हैं। लिखेंगे कि सौर कुकर के निम्नलिखित हानियां हैं। पहला हानि हो जाएगा कि सौर कुकरों का उपयोग सिर्फ दिन के समय ही किया जा सकता है, यानी कि रात के समय इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। और दूसरा हानि हो जाएगा कि जाड़े और बादल वाले दिनों में ये भोजन पकाने में लंबा समय लेते हैं। और तीसरा हानि लिखेंगे कि सिर्फ गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में इनका उपयोग अच्छे ढंग से किया जा सकता है। और चौथा हानि लिखेंगे कि भोजन तलने या रोटी पकाने के लिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा की बढ़ती मांग के का पर्यावरणीय परिणाम क्या है। ऊर्जा
खपत कम करने के लिए आपके सुझाव क्या होंगे? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण जीवाश्म ईंधन पृथ्वी की परतों के नीचे समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। लगभग 200 वर्ष बाद यह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और जल विद्युत ऊर्जा के लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, जिस कारण पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि ऊर्जा की खपत कम करने के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं। पहला लिखेंगे सुझाव की ऊर्जा का उपयोग हमें आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। और दूसरा कि हमें अधिक से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए विभिन्न वैद्युत साधनों को चलाने के लिए तथा भोजन पकाने अथवा वाहनों को चलाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो आइए यहाँ पे इन सब का आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा तथा वैद्युत साधनों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा और भोजन पकाने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा एवं वाहनों को चलाने के लिए रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि किसी भी काम को करने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है, यानी पेशीय ऊर्जा कहा जाता है उसको। और बल्ब, पंखा, टेबल, फ्रिज आदि को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और भोजन पकाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो उसको ऊष्मीय ऊर्जा। एवं वाहनों को चलाने के लिए जैसे पेट्रोल ये सब हो गया, तो उसको रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप लोग लिख लेंगे। और इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को अगर बनाना चाहते हैं तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।